अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए मैंने इसको हेडिंग वाइज अरेंज किया हुआ है। इंशाल्लाह हम हेडिंग वाइज ही इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब अगर न्यूक्लियस की हिस्ट्री की बात करें तो वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में इसको डिस्कवर किया था। अब ये जो डेट है ये कुछ बुक्स में 1835 भी लिखा है, लेकिन अपने बुक्स के हिसाब में अपने बुक्स में देखें कि इधर 1838 लिखा है या 1835 लिखा है। अगर 1835 लिखा है तो आप 1835 ही को लिखोगे पेपर में। अगर 1838 लिखा है या अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो फिर आप इसको 1838 भी लिखोगे। अब हम बात करते हैं इसकी साइज़ की कि इसकी साइज़ क्या है। यानी इसकी जो डायमीटर है वो है हमारे पास 10 माइक्रोमीटर। और फिर इसकी शेप जो है कि न्यूक्लियस किस शेप में पाई जाती है, ये इर्रेगुलर और स्फीरिकल, यानी या तो ये स्फीरिकल होगा या तो ये इर्रेगुलर होगा। इस इर्रेगुलर शेप इसका होगा। अब ये इसकी जो लोकेशन है, यानी ये सेल में, यानी ये कोरियाटिक सेल में कहाँ पे पाई जाती है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वो तो ठीक है, एनिमल सेल में ये हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल सेल हुआ और ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सेल है, तो ये सेंटर ऑफ द सेल में कहाँ भी पाया जाता है, एनिमल सेल में। अगर आप प्लांट सेल देखें तो प्लांट सेल में ये थोड़ा साइड पे होगा। क्यों साइड पे होगा? क्योंकि प्लांट सेल पे हमारे पास वैक्यूल एक ऑर्गेनेली है जो ओनली इन प्लांट सेल होता है, जिसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ द वाटर। और उसकी उसकी वजह से वो इतना पानी स्टोर कर लेता है क्योंकि वो साइज वो इंक्रीज हो जाता है और वो जो न्यूक्लियस जो सेंटर में होता है वो उसको पेरिफ्री में यानी साइड पे पुश कर लेता है। इस वजह से ये पेरिफ्री में यानी साइड में, सेंटर पे नहीं होता और ये साइड पे पाया जाता है प्लांट सेल में। ये इसकी लोकेशन हुई एंड प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल में ये सेंटर पे होता है और प्लांट सेल में ये एट द साइड ऑफ द, या इसको हम ई सेंट्रिक भी कहते हैं, यानी साइड पे होता है, सेंटर से थोड़ा हटकर होता है। अब इसकी जो नंबर है, यानी कुछ ऐसी सेल्स भी है जिसमें जो न्यूक्लियस की नंबर है वो है वो सिंगल होते हैं, यानी एक न्यूक्लियस होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट सेल में हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है। और जो एनिमल सेल है वो भी हमारे पास क्या होता है, ये जो हमें मैं सोमेटिक सेल की बात कर रहा हूँ, जो मोस्ट जो मेनली अगर हम बात करते हैं तो वो हम एनिमल सेल की बात करते हैं और उसमें ही सिंगल न्यूक्लियस होता है। अब ये डाई न्यूक्लिएट है, यानी वो न्यूक्लियस, वो सेल जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं उसको हम कहते हैं डाई न्यूक्लिएट सेल। अब वो डाई न्यूक्लिएट कहाँ पे, ये फंजाई में, यानी दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब मिनी न्यूक्लिएट यानी वो सेल जहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो मिनी हो, यानी टू से ज़्यादा हो, तो वो अस्ट्रोक्लास्ट सेल है। जो हमारे पास एनिमल यानी ह्यूमन सेल है अस्ट्रोक्लास्ट। यानी अगर हम मसल सेल, डिफरेंट मसल सेल, एस्ट्रोब्लास्ट है, एस्ट्रोक्लास्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उसमें हमारे पास एस्ट्रोक्लास्ट सेल्स है और इस एस्ट्रोक्लास्ट सेल में ऑलमोस्ट 5 और इससे ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है तो इसमें हम फोर डिफरेंट या फोर इसके फोर टाइप्स या पार्ट्स हम पढ़ेंगे। एक तो है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा जो है इसका न्यूक्लियोलस, तीसरा न्यूक्लियोप्लाज्म और चौथा क्रोमोसोम्स। यानी इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसका डबल, ये न्यूक्लियस जो है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और जब डबल मेम्ब्रेन है तो इसका ज़ाहिरी बात है, इसका एक आउटर मेम्ब्रेन भी होगा और इसका एक इनर मेम्ब्रेन भी होगा। और इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये अगर मैं सेल की बात करूँ और ये अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है तो वो किसके साथ कंटिन्यूटी में होगा, वो है हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें हमारे पास राइबोसोम्स अटैच है। तो ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है जो कंटिन्यूअस है किसके साथ या कनेक्ट है किसके साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ने जितनी भी न्यूक्लियोप्लाज्म है या जितनी भी न्यूक्लियस की मटेरियल है उसको सराउंड किया हुआ है। ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन और इसने सराउंड किया हुआ है न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स को। ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस जो कनेक्ट है या जो अटैच है या जो इन कंटिन्यूअस है किसके साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ इसलिए कहते हैं कि इसमें हमारे पास राइबोसोम अटैच होते हैं। हमने राइबोसोम्स के टॉपिक में भी ये पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड विद द न्यूक्लियस व्हाइल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अटैच्ड विद द सेल मेम्ब्रेन। अगर आप इसको सेल मेम्ब्रेन कंसीडर करो तो फिर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा। और जो तीसरी बात वो ये है कि इस पे ये जो हमारे पास इसकी जो मेम्ब्रेन है इसमें पोर्स पाए जाते हैं, इसमें पोर्स पाए जाते हैं। और इस पोर्स को ये बने होते हैं न्यूक्लियोपोरेन प्रोटीन से, न्यूक्लियोपोरेन प्रोटीन से, या इसको अमूमन पोरेन प्रोटीन भी कहते हैं। ये इसकी फोर्स की फंक्शन क्या है कि ये जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाए, यानी इन्हीं पोर्स के जरिए जो न्यूक्लियोपोरेन प्रोटीन से बने होते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म इन द न्यूक्लियस अकर्स। अब ये पोर्स जो है हमारे पास जो एरिथ्रोसाइट्स है यानी आरबीसी है। अब ये आरबीसी में कितने पोर्स होते हैं, ऑलमोस्ट 3 to 4 पोर होते हैं आरबीसी में। अगर आप रेड ब्लड सेल की बात करो, अगर आप एरिथ्रोसाइट की बात करो तो ये पोर्स कितने होंगे, 3 to 4 पोर्स होंगे। अगर आप एग की बात करो, एग में हमारे पास 30,000 30,000 हमारे पास क्या होंगे, पोर्स पाए जाते हैं। अब हम न्यूक्लियोलस क्या है जो दूसरा पार्ट ऑफ था
न्यूक्लियस है ये जिस तरह हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो बाकी सेल से ज़्यादा डार्कली स्टैंड है। यानी अगर आप सेल को स्टडी करो तो उसमें जो ज़्यादा डार्क स्टैंड हो, यानी जो बाकी सेल से ज़्यादा डार्कली मटेरियल आपको दिखाई दी तो वो न्यूक्लियस होगा। अगर आप न्यूक्लियस को स्टडी करो तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक आपको डार्क स्टैंड दिखाई देगा, वो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस है क्या? यानी एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस एक भी पाया जाता है या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इस न्यूक्लियोलस के 2 रीजन्स हैं। अभी इसकी हमने राइबोसोम्स के टॉपिक में भी पढ़ा था कि राइबोसोम सिंथेसिस कहाँ पे होती है? न्यूक्लियोलस में होती है। अब फिर हमने कहा था कि न्यूक्लियोलस के 2 पार्ट्स हैं, एक सेंट्रल पार्ट है, एक पेरिफेरल पार्ट है। जो इसका जो पेरिफेरल ग्रेन्युलर पार्ट है, वहाँ पे राइबोसोम सिंथेसिस होती है। इसका जो सेंट्रल पार्ट है, उसमें हमारे पास आरएनए एंड डीएनए सिंथेसिस करते हैं। तीसरी पार्ट जो है इसका आ जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी जिस तरह हम साइटोप्लाज्म होते हैं, उसमें जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल होती है, उसकी जितने भी मटेरियल आयन्स डिफरेंट आयन्स हुए, डिफरेंट एंजाइम्स हुए या डिफरेंट इन सेल इंक्लूजन वगैरह जो सेल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जो न्यूक्लियस को जो मटेरियल जो चीज़ें चाहिए होती है, चूँकि न्यूक्लियस कंट्रोल करता है ऑल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल को, वो कहाँ पे पाई जाती है? वो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाती है। यानी आप इस तरह भी कह सकते हो कि द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर आप अपने खुद को अगर आप ज़्यादा मोस्ट ईज़ीएस्ट बनाना चाहो, यानी ईज़ी करना चाहो, तो जिस तरह साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल होता है, उस तरह जो साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट या इसमें जो क्रोमैटिन मटेरियल्स पाई जाती है, हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर में सेल एंड डिवीजन में क्रोमैटिन के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो वो कहाँ पे पाई जाती है? वो न्यूक्लियोप्लाज्म में पाई जाती है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, अब क्रोमोसोम्स इंशाल्लाह हम जो आने वाला चैप्टर है वो सेल एंड डिवीजन है, डिटेल के साथ हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे और फिर सेल की डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। अब सिर्फ यही ज़हन में रखो कि ये हेरिडिटी मटेरियल है विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्रोमोसोम इज अ हेरिडिटी मटेरियल विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर आप पेयर की बात करो तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन में पाए जाते हैं। अगर आप ओनियन की बात करो तो ओनियन में 16 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर पेयर में करो तो 8 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर आप पोटैटो की बात करो, पोटैटो में हमारे पास 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर आप फ्रॉग की बात करो तो फ्रॉग में 26 क्रोमोसोम होते हैं। अगर आप चिंपैंजी की बात करो तो हमारे पास 48 क्रोमोसोम्स चिंपैंजी में भी होते हैं। यानी ये डिफरेंट ये इससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, उसमें जो क्रोमोसोम्स की नंबर है वो डिफरेंट होती है। और फिर हम डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स की भी बात करते हैं कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स है, यानी 2 एन क्रोमोसोम्स को जो सोमेटिक क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे पास डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं। और हमारे पास जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे पास एन क्रोमोसोम। अगर आप जो हमारे पास हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे पास एन क्रोमोसोम होंगे। यानी जो गमीट्स हैं हमारे पास जो 6 ऑर्गन्स की जो क्रोमोसोम्स हैं तो वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी वो 23 होंगे। अगर आप डिप्लॉइड ह्यूमन की डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करो तो वो है हमारे पास 46 इन नंबर। दैट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियस। थैंक यू वेरी मच।